चलिए अभी अपन करने वाले हैं आपका एक चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये अपने आप में एक चैप्टर भी है और अपने आप में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। ये तुम्हारा है AS3। कौन सा AS है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट वो भी है और एक चैप्टर भी है। हाँ, दोनों कवर हो जाएगा, चैप्टर भी कवर होगा और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कवर हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आने के थोड़े चांसेस है ज्यादा भी हो सकते कम भी हो सकते हैं, क्योंकि चैप्टर आपका जो है उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। उसके 2 यूनिट है। यूनिट 1 में जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट है। यूनिट 2 में ये है। कभी कभी सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट और P&L पूछते हैं, कभी कभी सिर्फ कैश फ्लो पूछते हैं, कभी कभी दोनों पूछ लेते हैं, जैसे 10 मार्क का ये है 4 मार्क का ये है, ऐसा कुछ पूछ लिया तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट नॉर्मली जो लास्ट 2 एग्जाम का ट्रेंड देखेंगे उसके हिसाब से बोल सकते हैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। क्या हो गया ये अपने लिए? तो आप ध्यान दोगे, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, कि पता नहीं चलता कब कौन सा क्वेश्चन आपका आ जाए। अब एक कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? तो इसमें 3 चीजें हैं अपने पास में, 3 वर्ड है अपने पास। पहला कैश, दूसरा फ्लो, तीसरा स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहली चीज तो उल्टा चलता है अपन, इट इज एन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट समझते हो? एक होता है अकाउंट जिसमें ऐसा ऐसा अकाउंट होता है, टू एंड बाय होता है बराबर ना, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है कि नहीं होता है। एक होता है स्टेटमेंट जो वर्टिकल चलता है, जिसमें टू एंड बाय ना होके एड और लेस होते। तो ये क्या है? क्या ये अकाउंट है कि स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है, मतलब इसमें इस तरह से चलेगा, वर्टिकल एड लेस चीज। ये क्या शो करता है? ये बिजनेस में फ्लो शो करता है। फ्लो मतलब कौन सा फ्लो? इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों लेंगे। किसके इनफ्लो एंड आउटफ्लो को शो करता है? कैश के। पर सिर्फ कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी वर्ड इंक्लूड। अब जब मैं वर्ड यूज करता हूँ कैश, तो कैश में बाय डिफॉल्ट बैंक भी इंक्लूड होता है। जैसे बचपन में आपने कैश बुक पढ़ी थी, तो क्या उसमें सिर्फ कैश कॉलम था कि बैंक का भी था? हम बोलते कैश बुक थे, बैंक बुक नहीं बोलते थे, या कैश एंड बैंक बुक नहीं बोलते थे। जब मैं वर्ड यूज करता हूँ कैश, तो उसमें बाय डिफॉल्ट कैश के अंदर बैंक भी इंक्लूड होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी इस केस में अगर मैं कैश बोल रहा हूँ तो उस कैश में कैश एंड बैंक, बैलेंस विद बैंक भी इंक्लूड है। अब जैसे एग्जाम में आ गया कि बैलेंस विद बैंक द पार्ट ऑफ कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट असेट, ऐसा कुछ आ गया, तो आप क्या लिखोगे? कैश। तो कैश इक्विवेलेंस क्या है? कैश के जैसा। कैश के जैसा क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट, चेक्स, इनको क्या बोलेंगे? कैश इक्विवेलेंस। ठीक है, तो जब मैं इसकी डेफिनेशन तोड़ू MCQs के हिसाब से, बाकी जरूरी नहीं थी, हम ऐसे लेंगे, कैश इंक्लूड्स कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद आर द पार्ट ऑफ कैश। हाँ, ध्यान रखना। बट कैश इक्विवेलेंट में हम क्या लेंगे? तो हम 2-3 चीजें लेंगे। सबसे पहली चीज है short term highly liquid investment that are readily convertible into non amount of the cash and which are subject to the insignificant risk of change in value। क्या बोलते हैं? क्या है ये? दिस मतलब शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? इन्वेस्टमेंट तो समझते हो, शॉर्ट टर्म होनी चाहिए और हाईली लिक्विड, तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे शेयर्स, पर शेयर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ कैश इक्विवेलेंट। पता है क्यों? क्योंकि उसमें नोन अमाउंट ऑफ कैश नहीं होता और उसमें इनसिग्निफिकेंट रिस्क नहीं होता है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? न के बराबर। शेयर में तो रिस्क होता ही है लास्ट में, और पता थोड़ी कितने में मार्केट प्राइस क्या होगा, कितने में सेल होगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसने क्या बोला? शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड व्हिच आर सब्जेक्ट टू द इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इवन किसी को आइडिया? सोचो और मुझे बताओ। टैक्स भी ले सकते हैं और
एफडी, बट अगर उसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो कम होना चाहिए, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर सुना है आपने, किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स में आपने इन्वेस्ट कर लिया, बट वो प्रेफरेंस शेयर जो है उसकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है। अब पहली चीज, प्रेफरेंस शेयर कितना अमाउंट मिलेगा वो तो पता ही होता है, इक्विटी का पता नहीं होता, बट प्रेफरेंस तो पता होता है ना कितना मिलेगा, 100 रुपया जो भी फेस वैल्यू रहेगा वो वाला, या प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम पे। दूसरा, दोनों अमाउंट पता है। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं उसमें रिस्क होती कि अगर रिडेम्पशन अभी होना है और ऑब्वियसली आपके पास कुछ पैसा तो होगा ही होगा, आप डिबेंचर करो तो बाद में पे करोगे ना लोन वोन को, तो इसको अभी अभी पे कर सकते हो, इसको करेंगे अपन। पहली चीज शॉर्ट टर्म होगा, हाँ। हाईली लिक्विड है, हाँ। दूसरा, क्या उसमें रिस्क है? नहीं, न के बराबर है। और तीसरा, क्या इसमें नो अमाउंट मिलेगा? हाँ, ठीक है। या आपके जो बैंक डिपॉजिट होते हैं, मैंने जैसे आपने अभी बोला कि एफडीज वगैरह है, शॉर्ट टर्म होगी, लॉन्ग टर्म वाली शॉर्ट टर्म एफडीज, 90 दिन की, 120 दिन की एफडी की है, आप एफडी बीच में तोड़ भी सकते हो और नो अमाउंट मिलेगा, एग्जैक्ट पहले से पता होता है कितना अमाउंट मिलेगा और रिस्क होता नहीं उसमें। इनको अपन लेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। किसमें लेंगे? कैश एंड कैश, ठीक है। तो ये देखो, ये नॉर्मली क्यों करते हैं कि अगर मान लो अपने पास में शॉर्ट टर्म में कोई आइडल पैसा पड़ा, ऐसे ही पैसा पड़ा पड़ा है, तो जिसको मुझे यूज करना है ऐसे एक साल बाद या 1.5 साल बाद यूज करना है, मैंने बोला क्या करेंगे, चलो कुछ कमा लेते हैं, बट ऐसे में डालेंगे रिस्क नहीं रहेगा, तो मैंने शॉर्ट टर्म एफडी कर ली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी तुम्हारा फीस का पैसा मुझे मिला, ठीक है, कुछ लोगों ने फीस पूरा एक साथ में पे कर लिया, मुझे पता है कि अब फीस तो तुमने एक साथ पे कर लिया है, बट मैं तो कोई फैकल्टी को एक साथ अभी पे करूंगा नहीं ना, अभी क्यों पे करूंगा, पूरा कोर्स होने दो, बीच में भाग गए तो मेरा पैसा भी जाएगा ना। क्या बोले, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या बोला, फैकल्टी को पे करेंगे जब कोर्स कंप्लीट होगा तभी, ठीक है। अब मान लो फैकल्टी ने बोला मैं सर दिसंबर में कोर्स कंप्लीट करूंगा, मुझे पता है मुझे दिसंबर में उसको एक साथ में इतना बड़ा अमाउंट, मान लो 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। अब मेरे पास तुम्हारा फीस का पैसा आ गया, अब मैं बोलेगा भाई ये फीस का पैसा क्या करूँ, अभी मैं बैंक में रखूंगा, कोई खास कमाई होगी नहीं, इंटरेस्ट विंटरेस्ट भी मिलेगा नहीं। इस तरह से मैंने दिमाग चलाया, मैंने क्या किया, एक शॉर्ट टर्म एफडी कर ली उसकी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीने की एफडी कर ली। अब अगर मेरे अकाउंट में पड़ा रहता तो करंट अकाउंट में उसमें कोई पैसा मिलता नहीं। अच्छा, मान लो सेविंग अकाउंट भी होता तो उसमें 2% मिलता है, तो ये 5 महीने की तो उसमें 5% इंटरेस्ट मिल गया, तो कहने में मुझे 1500-2000 रुपये का फायदा हो गया। मैंने बोला चलो ये फायदा करते ना, टेंशन है। अब तो बोलो सर एफडी में तो पैसा रुक जाएगा, कभी इमरजेंसी आ गई तो कोई नहीं, एफडी तोड़ देते। तो उसमें क्या होता है कि आपका कुछ जो पेनल्टी चार्जेस होता है हल्का थोड़ा बहुत होता है, वो कट के जो इंटरेस्ट होगा वो मिल जाएगा। अब ये जो एफडी मैंने की शॉर्ट पीरियड की, इसको मैं, क्योंकि ये कैश का पार्ट नहीं है, कैश में नहीं लेंगे, बट इसको अपन किस में लेंगे, कैश इक्विवेलेंस में लेंगे अपन, कैश। क्या बोले, समझ में आया तुमको? तो इस तरह से ये चीजें जो होती है वो यहाँ पे आती है, अरे समझे? अब जरा इस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैंने ये आपको वर्ड समझाया, तीनों वर्ड। कैश का मतलब क्या होता है, कैश इन हैंड, कैश बैंक, और कैश इक्विवेलेंट में जो जो पैसा ऐसा शॉर्ट टर्म वाला है, लाइक एफडी पे, एफडी वाला पैसा, या प्रेफरेंस शेयर जिसको शॉर्ट टर्म टाइम के लिए अपन ने की, वो सब इसमें आ जाएगा। अब मेरे बिजनेस में ये कैश या बैंक वाला जो है ये पैसा आया है और गया होगा, इन दोनों में कितना पैसा आया कितना पैसा गया, उसके इनफ्लो एंड आउटफ्लो को दिखाता है। समझ में आया? थ्रू द स्टेटमेंट, इसको अपन क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट विच शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बोला, समझ में आया? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट which shows inflow and outflow of cash and cash equivalent। अब ये समझते हैं ये क्यों बनाना है, क्यों, मतलब ये चैप्टर क्यों आया, क्यों हमारी जिंदगी खराब कर रहा है। पहले मैंने समझाया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब पढ़ रहे क्यों, व्हाई। सोचो क्यों आया होगा, ऐसे ही बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस तो शो करता है, प्रॉफिट या लॉस रिजल्ट, बैलेंस शीट शो करती है फाइनेंशियल पोजीशन, लायबिलिटीज। कैश फ्लो क्या शो करेगा, कैश के इनफ्लो के आउटफ्लो। क्या उखाड़ लोगे कैश के इनफ्लो आउटफ्लो बैंक की, वो तो ऐसे मिल जाएगा ना, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो 1 तारीख को मिल जाएगा, क्लोजिंग में जो बच्चा वो काउंट कर लो है? कैसे,
वो तो 31 मार्च को काउंट कर लो ना, क्यों बीच में क्यों जाना है? अरे पर ना, आप बोले पता करना है कैश बैलेंस या जो लिक्विड पैसा है, तो 31 मार्च को बैलेंस शीट बनती है। 31 मार्च को जाऊंगा, टोकड़ा चेक किया, बैंक बैलेंस चेक किया, एफडी वेफडी चेक की, ये लो बैलेंस खत्म। क्यों जरूरत है, वही तो पूछ रहा हूँ। आंसर इज वाई। वाई का आंसर तो नो आइडिया। परचेज करना हो तो बैंक, जिसने करना उसने बैंक बैलेंस चेक कर लो। नो आइडिया। कुछ नहीं, कुछ भी कुछ जब कुछ नहीं आया तो मन में कुछ कुछ घुसा दो, जो आया है ना डाल दे रहा, कुछ ना कुछ सही निकलेगा, ऐसा नहीं करने का, बराबर ना। नो आइडिया। अब हम समझ गए, ठीक है। चलो करें शुरू। मैं एक एग्जाम्पल से समझा, तुम खुद समझ जाओगे क्या। एग्जाम्पल जल्दी समझ में आता है ना तुमको, कि मैं लीगल लैंग्वेज बोलूंगा ना, ये पढ़ाऊंगा, इतने सब ये सब कराऊंगा, नाटक कराऊंगा ना, फिर तुम मुझे गाली दूंगे, सर ने क्या बोर कर लिया ये वाला, बराबर ना। बेटर एग्जाम्पल देते। अभी एक एग्जांपल ले रहे हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तुम मुझसे मैं मान लेता हूँ ये तुम्हारे जुझार सर है, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ, 2017 में मैं सीए बन गया। क्या बन गया? 2017 में 17 अपन बन गए, बस आगे नाम लगा दिया सीए। 17 में देता हूँ, ठीक है। तो तुम भी तो रेट्रोस्पेक्टिव मांग रहे हो। चलो, तो आपने आगे नाम लग गया सीए। अब क्या करेंगे बंदा? अरे दिल की बात सब बोल देता है, बस घूम फिर के तुम्हारा मोटिव सब कुछ वही है। ये तो होता ही है, पता है। मतलब आधे लोग, मुझे ऐसा लगता है पर्सनल, ऐसा फील होता है कि आधे लोग जो सीए करते हैं ना, वो या तो शादी करने के लिए करते हैं या शादी से बचने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे घर वाले पीछे पड़ गए किसी लड़की की, शादी कर तो सीए का फॉर्म भरेगा। मैं सीए कर रही हूँ, तो जब तक सीए नहीं बनती शादी नहीं करूंगी। अब उसको पता है सीए बनने में तो चलो डन। और दूसरा, शादी करने के लिए सीए करते हैं, इस पर लड़की ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है पता है, लड़की ने फॉर्म भर दिया सीए फाउंडेशन सीपीटी का, तो पूछे क्या कर रहा है, सीए कर रहा है हमारा। अरे और गांव की तो मेंटेलिटी अलग है, वहां पे कैसा पता है, अभी से पकड़ लो, ये बनने के बाद तो अपने को मिलेगा नहीं, फिर तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। तो जैसे उसने सीए का फॉर्म भरा, सीधा रिश्ता तैयार। अरे यार हमारी बेटी से हाँ सगाई वगाई कर दो, शादी वादी कर दो। और वो तो रेडी बैठे थे, हाँ हाँ लाइए लाइए, पक्की बात, ये रिश्ता, ये जो भी गुड घी होता है खाइए, और पक्का डन, मामला डन। ऐसा हुआ है, हमारे गांव में ही हुआ है, तो मुझे पता है। अरे नहीं यार, मेरे साथ कैसे होता है, तुम जब देखो मेरा नाम ले लेते हो। मेरी स्टोरी में बाद में बताऊंगा, मेरे गांव की स्टोरी है, ठीक है। मेरे गांव की तो क्या सीन है बताता हूँ, ठीक है। मैंने भी फॉर्म भरा था 2018 में, ठीक है। अरे सॉरी 2018 में शादी वाला फॉर्म, शादी वाला फॉर्म। तो अभी जैसे मैं क्यों डिस्क्लोज करूं, मैंने जब भी मेरा फॉर्म भरा होगा सीए का, ठीक है, तो आईसीआई में अपन ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, ठीक है। भाई सीए कर रहे हो तो ठीक है। हमारे घर वाले कैसा बाहर रहते थे, तो सिटी में रहते थे, तो ना वो था नहीं। तो हमारे गांव में एक मतलब दूर की सिस्टर लगती है हमारे, ठीक है। तो उनके लिए कोई रिश्ता देख रहे होंगे, तो फर्स्ट से उन्होंने एक लड़का देख लिया, हाँ भी बोल दिया, और जगह भी फिक्स कर ली। पूछा क्या कर रहा है, तो सीए कर रहा है। क्या कर रहा है? वाह भाई सीए कर रहा है तो ठीक है, बढ़िया, अपन भी कर रहे हैं, कभी मुलाकात हुई तो बात बात करेंगे।
6 महीने बाद पता चलता है शादी होगी उसकी, क्या होगी लड़की की, ये भी बढ़िया होगी, शादी होगी तो बढ़िया है। और 6 महीने बाद पता चलता है लड़की ने सीए छोड़ के जॉब पे लग गया। तो उससे क्या होगा, सीधा अपने को उसका मोटिव समझ में मुझे तो आ गया, ठीक है। और ऐसा सच भी है गांव में, जैसे अब जाता रहता हूँ मैं, तो वहां पे मुझे पता है कि जो कोचिंग वाले हैं, जो हमारे कुछ दोस्त है, मित्र है जो सी कोचिंग चला रहे थे जोधपुर जयपुर या आसपास में, वो खुद बोलते हैं कि यहाँ पे जो आधे लड़के आते हैं ना, आधे लड़के, वो सिर्फ किसके लिए सी करते पता है, और से अच्छी लड़की मिल जाए। तो गाँवों की मेंटेलिटी ऐसी है, ठीक है, कि लड़का सीए कर रहा है। अब जो मान लो कोई फैमिली वाले है, वो एवरेज फैमिली वाले हैं, तो उनके दिमाग कैसे चलता है कि अभी तो लड़का सीए कर रहा है, अब सीए पास हो गया, फिर सीए बन गया, फिर अपने को कहाँ भाव देगा, फिर तो अच्छा ढूंढेगा ना, ज्यादा बड़ा वाला ढूंढेगा, हाई क्लास वाला ढूंढेगा, तब तो अपने को शायद मना भी कर दे, नहीं आएगा। काम करते अभी लड़का सीए कर रहे हैं, बोले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, पहले फ्लैट बुक कर लो, हाँ टोकन दे दिया। तो बस वही सिस्टम वहां पे चला, और फर्स्ट से क्या किया, बुक कर लिया, बोला कि आप हमारे एंगेज में अभी कर लेते हैं, लड़का सीए करता रहेगा, बाद में कोई दिक्कत थोड़ी है। बोले समझ में आया कि नहीं आया। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि सीए फाउंडेशन और खासकर सीए इंटर होते होते जो गाँवों का माहौल है, वहां पे बहुत सारे लड़कों की शादी हो जाती है, और जैसे शादी होती है कुछ महीने में वो लड़का जो सीए कर रहा होता है उसको समझ में आ गया अपना काम हो गया, अब क्या है, अब जो करना है जॉब वॉब जो करना है खेती वेती वो सब करो, तो छोड़ देते हैं। हाँ तो ये सच है बात, ठीक है। लड़कियां भी आजकल ऐसी करती है, ये भी सीख गई, ये भी सीख गई कि देखो अब मैं अगर नॉर्मल बैठूंगी कॉलेज करूंगी तो अच्छा लड़का शायद ही मिलेगा, अब अगर मैं सीए कर रही हूँ तो अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ गया। अब मान लो कोई लड़का है जो खुद एमबीए है, सीए से सीए से जो भी है, वो भी देख रहा है यार ये लड़की सीए कर रही है, फाउंडेशन में तो उसको थोड़ा पढ़ा लिखा तो उसको फाउंडेशन में बिलीव नहीं होगा, ठीक है कभी भी छोड़ सकता है, छोड़ सकती है। जैसे इंटर आया अब वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता है कि नहीं लड़की ने फाउंडेशन पास किया, इंटर आ गया, क्या गया अब तो ठीक है, और इंटर भी पास कर लिया तो फिर हाथों हाथ बस बस घर वालों के पीछे पड़ जाते हैं, वो भाई तुम कर दो यार, फिक्स कर लो यार, बढ़िया है, ऐसा 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 है। अब लड़की को भी लगता है ठीक है ना, लड़का तो बढ़िया है, अपना भी सही है, बट मोस्टली लड़की कर लेते हैं, बट ऐसे होता है, मतलब कुछ लोग सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ लोग की मेंटेलिटी बात कर रहे हैं, तो ऐसा होता है, और गांवों की तरफ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वहां पे ऐसा होता ही है, मोस्टली लोग होते जो लड़के जो होते हैं, खासकर लड़कों की बात करूंगा, लड़की तो लड़कियां फिर भी बहुत सही होती है, मैंने देखा है। लड़के तो मैं तो खुद मतलब गांव में एग्जांपल देखा ना, मुझे आंखों सामने देखी हुई बात है ऐसा, और वो मतलब बोलते हैं छिड़ाने के लिए भी आता है, पता है ऐसा मतलब होता है ना गांव में एक थोड़ा ज्वेलसी नाम की चीज ज्यादा होती है, पहले ऐसा लगता है सिटियों में ज्यादा है, सिटी में नहीं होती है, ऐसा देखा गाँव में बहुत होती है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एंगेजमेंट कर ली उसके साथ में, जो भी लड़का सीए कर रहा तो चलाने के लिए आगे देखो हमारा दामाद भी सीए कर रहा है, बन जाएगा अभी। अपन बोले अपन तो क्या है, सही बात है, बढ़िया है, बने तो हमको तो खुशी, ज्यादा खुशी है, ऐसा होता है। और कई बार तो लड़का सिर्फ सीए इंटर में होता है और पहले से बोल दिया जाता है कि लड़का हमारा सीए क्या है हमारा, और बाय चांस थोड़ी बहुत आर्टिकलशिप कर ली, और उसमें फिर क्या होता है आर्टिकलशिप में फिर थोड़ा समझ आता है, फिर काम वाम छोड़ के वो कर लेता है, तो लड़का सीए ही बोलते हैं उसको। आर्टिकलशिप में पहुंच गया मतलब लड़का क्या है, सीए। तो हमारे साथ वाले मान लो मैं कर रहा हूँ सीए, तो मेरे साथ वाले 8-10 लोग हैं जो छोड़ चुके हैं, वो सीए नहीं कर रहे, खत्म हो गया उनका, मतलब वो अपनी जॉब पे खुश है और जॉब ही कर रहे हैं, बट हमारे गांव वाले सब उनको सीए ही समझते हैं। अपनी अपनी मर्जी है, अब कौन उनसे लड़ेगा, वो बोलते वो भी सीए नाम है, बोलते हाँ हाँ उनको कैसे समझाया कि छोड़ दिया, ये कर लिया वो कर लिया, पर नहीं 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 वो तो हो गया ना, कब का हो गया ना, ऐसा ना ऐसा ऐसा, ठीक है अब क्या कर सकते हैं, अपने को उसमें पढ़ना नहीं है। तो ये काफी चीजें होती है। हाँ पूछा देते हो तुम लोग मुझे। हाँ तो मैं 2017 में सीए बन गया, ठीक है। अब करना क्या, सी तो बन गए, क्या करेंगे, जॉब का तो माइंड में फिक्स था कि जॉब करनी, तो बोला कोई बात नहीं, एक काम करते हैं अपन प्रैक्टिस ओपन करते हैं, तो मैंने प्रैक्टिस ओपन कर ली, ठीक है खुद की। अब खुद की प्रैक्टिस में क्या होता है, क्लाइंट आते हैं अपन, अब क्या उस टाइम पे नया नया 2017 के आसपास ही अपना जीएसटी आया था, ठीक है 16-17 में ऑलमोस्ट जीएसटी आया था,
कैसा था, लोगों को डिमांड बहुत उस टाइम पे बहुत हाइप हो गया था सीए का, बहुत डिमांड बढ़ गई थी सीए की, ठीक है। जैसे मान लो एक क्लाइंट है, ठीक है, ये नालायक क्या आ गया मेरे पास, बोलता कि सर मेरे को जीएसटी रिटर्न फाइल करने का है। मैंने कहा, हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना? ज़्यादा कुछ नहीं, 2,000 रुपया पर महीना। कितना बेटा? 2,000 रुपये पर मंथ में आपका जीएसटी अकाउंटिंग जीएसटी बीएसटी में सब फाइल कर दूंगा। तो ठीक है सर, डन। ठीक है, अब मान लो ये किराने की दुकान वाला सपोज करो, तो इसका डन कर लिया मैंने। अब मैंने इसका रिटर्न फाइल करना शुरू किया, ठीक है। अब थोड़ा क्या अपने सी की प्रैक्टिस में ऐसा है कि पैसे जब हम मांगते हैं ना, थोड़ा बाद में मिलता है अपने को, ठीक है। 6 महीने हो गए, मैंने बोला तो यार 6 बिल भेज दिए 6 महीने का, फट से इंटू 6 मंथ कितना होता है? 12,000 रुपये। बोला बोला अरे सर अभी साल तो खत्म होने दो, साल का हिसाब साथ में करते हैं ना। मैं बोला ज्यादा तो किया नहीं, अपन के नए नए सीए बने तो ज्यादा तो कुछ पंगा ले सकते नहीं, बात छूट जाएगा क्लाइंट। तो बोले चल ठीक है कोई नहीं, 6 महीना निकाल दिया, 6 महीना और निकाल देंगे। वापस मैंने 6 महीना और निकाल दिया, मतलब 12 महीने का बिल मैंने इसको भेज दिया। कितना बिल आया? 24,000 रुपये। क्या बोले, समझ में आया? अरे हाँ कि ना। अब मैंने बिल भेजा, मैंने बोला पैसा दे थोड़ा, तो इसने बोला अरे सर मंदा चल रहा है, धंधा नहीं चल रहा, ये वो नाटक करने शुरू कर लिए, तब पैसा देना पड़ेगा। सर एक काम करो, अभी 4,000 रुपये दे देता हूँ आपको, बाकी मैं देता हूँ बाद में। इसने मुझे 4,000 रुपये थमा दिए। कितने पैसे बच गए? चलो अब मेरा बन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बन रहा है मेरा? साल खत्म हो गया ना, मुझे प्रॉफिट लॉस बनाना पड़ेगा बेटा। अब मान लेते ये जैसा एक क्लाइंट है, वैसे वैसे मेरे 100 और क्लाइंट है। कितने क्लाइंट है? ज्यादा नहीं लेते अपन, 100 क्लाइंट उस टाइम पे पकड़े थे, ठीक है। तो जब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, तो उसमें जब बाय सेल्स लिखूंगा मैं, तो मुझे बताओ सेल्स तो जितना ड्यू हुआ वो पूरा आएगा ना, जो अपने अक्रू किया अक्रू बेसिस पे अपन करते हैं, तो जो ड्यू हुआ वो पूरा आएगा, तो 24,000 पूरा आएगा। अब 24,000 एक क्लाइंट का, 100 क्लाइंट कितना हो गया? 24 लाख। मेरा सेल हो गया 24 का, ठीक है। अब मान लो मुझे खर्चा करना था, तो मेरे एक्सपेंस जो थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रिंटर का खर्चा, जेरोक्स का खर्चा है, वो सब मिला के 10 लाख हो गया। तो भी अपना नेट प्रॉफिट जो है कितना बच गया पहले साल में? 14 लाख रुपीज, है कि नहीं? पहले साल में हमने 14 लाख कमाया। अब एक साल खत्म हो गया, भाई साहब काम कर रहा हूँ, मैंने बोला एक साल खत्म हो गया, थोड़ा पैसा बढ़ाऊंगा। अरे बोला बढ़ाओ बढ़ाओ, कितना बढ़ाऊंगे? ज़्यादा नहीं, तो पहले 2,000 था, दैट बिकम 3,000। काम भी बढ़ गया थोड़ा बहुत, इसका मान लेते हैं, बिल ज़्यादा बन रहे थे। तो उसने बोला हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वापस मैंने काम किया, 3-4 महीने हो गए, मैंने बोला बिल भेज रहा हूँ। अरे क्या बीच में क्या बिल भेजते हो यार, साल खत्म होने दो। तो साल तो खत्म नहीं, 6 महीने का बिल भेजूंगा भाई। हाँ ठीक है भेजो भेजो। अब वापस मैंने 3,000 इंटू 6 महीने का बिल भेज दिया, बताओ कितना हो गया? 18,000। 20 तो पहले था ही था, 18 और हो गया, कितना हो गया? 38,000। मैं बोला दो भाई, 38,000 मांग रहा हूँ। अरे सर मंदी चल रही है, तो आगे से पैसा आएगा तो आपको दूंगा ना, बात तो तेरी सही है, तो भी थोड़ा तो दे। पर ठीक है से काम करो, 5,000 अभी देता हूँ, बाकी सब मैं बाद में करता हूँ। बोलो ओके, 32,000 आ गया, 33 आ गया, सॉरी 33 आ गया, ठीक है। फिर वापस 6 महीने हुए, वापस बिल बनाया, 3,000 इंटू 6 महीना कितना हो गया बेटा? 18,000। कितना हो गया करो? 51,000 का टोटल मेरा ये डिटेल्स खड़ा हो गया। मैं बोला भाई पैसा? अरे बोला सर अभी तो दिया। मैंने कहा कहाँ अभी दिया? 6 महीने पहले दिया था यार। अरे बोला सर थोड़ा रुको यार, थोड़ा लंबा। ठीक है चल कोई नहीं, 4,000 इसने मुझे, मैं थोड़ा पीछे पड़ा, 4,000 दे दिया। कितना बच गया? 47,000। सेकंड ईयर के एंड तक मेरा इसका पैसा बच गया। अच्छा सेकंड ईयर में मेरा P&L बन रहा है, बाय प्रॉफिट लॉस में सेल आता है ना, कितना सेल आएगा? 3,000 इंटू 12, 36,000 इंटू 100, ठीक है। अब एक्सपेंस अपने तो एक्सपेंस फिक्स ही होते, थोड़ा बहुत महंगाई का मान लो 10% एक्स्ट्रा काउंट कर ले तो 12-13 लाख का खर्चा हो गया, 13 लाख पकड़ लो। चलो बताओ तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 23 लैक्स। तो सेकंड ईयर तक मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बेटा प्रॉफिट आ गया? 23 लैक्स का, ठीक है। चलो बढ़िया एकदम। ये हो गया 2017 2018। अब आ गया 2019, कौन सा गया है? 2019, ठीक है। मैंने बोला है पैसा, क्या बोला मैंने?
पैसा बोला सर देता हूँ, अभी रुको थोड़ा दिन रुको। तो ओके, अच्छा इसी बीच में ये मेरा प्रॉफिट लॉस पब्लिक हो गया, तो फिर जैसे ही 23 पता चलता है सीए 23 लाख कमा रहा है, जानना शुरू हो गए, हाँ कि ना भाई 23 लाख कमा रहा है सीए, अभी नया नया लड़का बना, जवान जवान 23 लाख कमा रहा है, क्या बात है। चलो फट से एक बढ़िया इंसान था, मानू बात था, उसने हाँ बोला कि हमारी लड़की से शादी कर लो। हमने देखा लड़की बढ़िया है, सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, हमने बोला ओके, अरे नहीं हुई है तो ऐसे मैं बता रहा हूँ, अभी हुई है मेरी तो, ठीक है। तो मैंने बोला ओके डन, मामला डन। उसी टाइम पे मान लेते हैं कि हमने उससे शादी भी कर ली, मान लेते हैं, ठीक है। तो शादी होगी अपनी फिक्स, शादी भी कर ली मान लो उसी टाइम पे, डन। तो उन्होंने देखा 23 लाख कमा रहा है, तो बढ़िया भाई 23 लाख कमा रहा है, क्या चाहिए और, बॉम्बे में रह रहा है, 23 लाख कमा रहा है, थोड़ा बहुत इधर 200 कमा लेगा। आज आप ग्रो देख लो, 14 लाख से 14 लाख से 23 लाख, आगे ऑन टाइम और 10 लाख में एक्स्ट्रा बढ़ के 34 लाख हो जाएगा, बहुत हो गया। अरे हाँ कि ना, ये देख के उन्होंने डिसीजन ले लिया। किसने डिसीजन ले लिया? लड़की वालों ने, और अपने को हाँ बोल दिया, ये प्रॉफिट एंड लॉस देख के, ठीक है, प्रॉफिट देख के, रिजल्ट देख के। अब क्या हुआ, ये 47,000 था, मैंने भाई साहब को फोन किया, भाई साहब ने बोला टाटा बाय बाय। तो कोविड आया, क्या आया? कोविड। मेरा धंधा ही बढ़ के बन गया, 6 महीने दुकान बंद थी, पैसा आया नहीं, मैं तो गाँव चला गया सब छोड़ छाड़ के। तो आप कौन? बाय बाय। इसको फोन किया, क्या बोले, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे एक क्लाइंट ये भी था, इसका भी ऐसे कोई 50-60 हजार बाकी था, इसको भी फोन किया, बोला फोन ही नहीं उठाऊंगा, फोन उठाना ही बंद कर लिया। क्योंकि पता है अब इसके दिमाग में क्या आया? इसके दिमाग में आया कि 60,000 रुपए बाकी है। कितना बाकी है? अब 60,000 इसको क्यों दूं, इससे अच्छा सीए चेंज कर लेते हैं। क्या बोला, क्या चेंज कर लेते हैं, क्या होगा? चांस तो मान नहीं सकता इसको, ऐसा कोई रिटर्न प्रूफ तो अपना था नहीं कि भाई ऐसा ऐसा अग्रीमेंट हुआ, मैंने तुमसे ये किया वो किया, क्या है। अच्छा ज्यादा कुछ हुआ तो पुलिस वालों को दे देंगे थोड़ा बहुत पैसा, और वकील को खिला देंगे। 60,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, थोड़ा ना दे देने का। भी नहीं दिया, इसने भी नहीं दिया, फिर उसने भी नहीं दिया, उसने भी नहीं दिया, फिर उसने भी नहीं दिया, और फिर मैं क्या हो गया, बर्बाद। पर सब ठीक था, सब ठीक था, पर किसी का डिसीजन रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ? किसका? किसका डिसीजन रॉन्ग हो गया? किसका? हाँ, तो आप तो फाइनेंशियल पोजीशन और रिजल्ट देख के ले रहे थे ना, तो आपने रिजल्ट देखा, उसमें लगा कि भाई प्रॉफिट है, बढ़िया बात है, इतने क्लाइंट है, पैसा है, सब है, बड़ी इतना पैसा ले रहे हो, ये है, इतना बढ़िया ऑफिस है, ये है, तुमने डिसीजन ले लिया, उन लोगों ने ले लिया। ऐसा भी नहीं कि हमने नहीं कमाया, कमाया भी, तभी तो सेल्स में आया, बट कमाया हुआ मिला नहीं। जब पैसा नहीं मिलता है ना, तो होना शुरू हो जाता है। और इस तरह से हमारी स्टोरी, अब समझो, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखा है ना, ये तुमको फाइनेंशियल रिजल्ट दिखाता है। आप क्या होते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट देख के डिसीजन लेते हो, आपने डिसीजन तो लेते हो, बट मान लो कंपनी है जो कर रही है ऐसे ही है, मतलब कमा, सेल्स बहुत हो रहा है बट पैसा नहीं आ रहा है, डेटेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और जब डेटेस बढ़ता है ना, तो ऑटोमेटिक वो चीज बैड डेट्स होना शुरू हो जाती है। मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, दिल पे मत लेना, और लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो तुम मेरे दिल फाउंडेशन में आए, तुम्हारी फीस थी फाउंडेशन की 50,000 रुपए, सपोज करो, मैंने बोला भाई पैसे देते, तुमने बोला सर देता हूँ ना, अभी ये सब है, मतलब चल ठीक है, तूने मुझे 5,000 दे दिए, 45,000 बाकी रखे, तो बोला सर दे देता हूँ बाद में, चल ठीक है, तू पास भी हो गया, मैं खुश भी हो गया, अब तू मेरे इधर सी इंटर में आ गया, सिर्फ फीस तेरी 1 लाख थी, 10,000 स्टार्टिंग में दे दी फीस, फर्स्ट फीस, फिर तू बोला सर देता हूँ बाद में, ठीक है बाद में देना। अब कितनी फीस होगी, तो 90,000 उधर की, और 50,000 मान लो, 40,000 मान लो उधर की, कितनी होगी, 1,30,000, तो सी इंटरव्यू पास हो गया। अब मैं एक्सपेक्ट करूं तो सी फाइनल मेरे पास आएगा, तो क्यों आएगा? तो बोले 1,30,000 मैं इसको दूं, इससे अच्छा क्लास ना चेंज कर लूं। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारे दिमाग में क्या है? अब नहीं आता हुआ भी आएगा, 1,30,000 इसको क्यों देना है? अब तुम कमियां निकालनी शुरू कर लोगे, हाँ यार सर तो कोई खास पढ़ाया नहीं, पास तो मैं अपने हिसाब से हुआ हूँ, ये है वो है, छोड़ना, सर तो बहुत अमीर है, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ना, तो कुछ नहीं, भगवान समझ लेगा, छोड़, ठीक है डन, ऐसा करके 1,30,000 खत्म। क्या बोले, समझ में आया कि नहीं आया?
तो तुम क्या सीए फाइनल में, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सीए फाइनल में तुम मेरे पास आओगे? नहीं, तुम क्या बोलोगे, क्लास चेंज कर लेता, दूसरी क्लास बहुत है, चले जाएंगे वहां पे, अपना काम करने से मतलब, पढ़ने से मतलब पढ़ लेंगे, 1,30,000 तो बच रहा है इधर। तो जैसे जैसे डेटर्स बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे उसके बेड डेप्थ होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो अगर आप सेल कर रहे हो, बढ़िया बात है, अब बहुत बढ़िया बात, आप सेल कर रहे हो, बट वो सेल क्यों, पैसा नहीं आ रहा है, तो गड़बड़ बात है। अब दिक्कत क्या होगा, वो ध्यान से सुनना। मैंने एडमिशन ले लिया, मैंने तुमको पढ़ाना भी शुरू कर लिया, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो तुम फीस नहीं दे रहे हो, लेट दे रहे हो, तो अब क्या होगा पता है, मेरे पास फाइनेंशियल क्रंच होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा पता है, कि मुझे अपने खर्चे तो चलाने ना। फॉर एग्जाम्पल, जब यहाँ पे मेरा ऑफिस था, तो ऐसा थोड़ी कि मुझे पैसा नहीं आया तो मैं अपना काम नहीं करूंगा, जैसे मेरे स्टाफ है उसको सैलरी नहीं दूंगा, चलेगा? जैसे अभी मान लो तुमने फीस कम दी या नहीं दी, तो मैं फिर ऐसे करना शुरू कर लेता हूँ। देखो, जैसे लाइट बिल है, मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले डिपार्टमेंट को फोन करता हूँ, अरे सर ना वो बच्चों ने फीस नहीं दी है, एक काम कीजिए ना, आप भी 6 महीने के साथ में लाइट बिल लो ना। क्या करेगा कीर्ति, क्या करेगा? लाइट काट देगा, सीधी बात है। रेंट वाले को बोलता हूँ, भाई साहब रेंट या थोड़ा बाद में लो ना, 7 साल के साथ में लो ना। क्या करेगा? 4 साल बुला रहे, जेरोक्स के पेपर के पैसे बाद में लो लेना, क्या करेगा? नहीं दूंगा। पानी वाले को बोलता हूँ, भैया आओ ना 4 महीने के साथ में देता हूँ, प्रथम नहीं है ना इधर मुझे चलेगा? अरे हाँ कि ना? नहीं। आप मुझे बताइए, क्या मैं, पर मुझे बिजनेस चलाना है, तो पता है अब मैं पैसा कहां से लाऊंगा? सोचो, मुझे खर्चे करने हैं, पैसे कमाए भी बट आ नहीं रहे, तो मुझे खर्चे करने हैं, पर मुझे ये एक्सपेक्ट है कि पैसा आएगा, तो मैं खर्चे कर रहा हूँ, बंद नहीं कर रहा हूँ, खर्चे करूंगा। अब जब खर्चे करना शुरू कर लूंगा, तो खर्चे के पैसे कहां से लाऊंगा? लॉजिकली सोचिए, मैं मुझे लोन लेके पैसे लाऊंगा या अपना खुद का पैसा बिजनेस में डालूंगा, और वो भी नहीं हुआ तो फिर असेट, लोन नहीं दे रहा तो असेट बेच के करूंगा, ये 2 एसी एक एसी बेच दूंगा। क्या बोले, समझ में आया? भाई लाइट बिल तो बढ़ना है ना। मैंने बोला बच्चे कम एसी में ठंडे होंगे चलेगा, बट लाइट बिल तो भरना पड़ेगा, तो मैंने एक एसी बेच दिया। अभी भी तुम पैसा नहीं दे रहे हो, अब रेंट मांग रहा है, क्या करो भाई? लोन मिल नहीं रहा है मुझे, या जो कैपेसिटी खत्म होगी, अब क्या करूँ? बेंचेस बेच दे, नीचे बैठ जाएंगे, क्या है, बेंचेस बेच, फिर भी नहीं आ रहा है, टीवी बेच दो, वाटर कूलिंग मशीन बेच दो, बोतल में पैसा लेके आएंगे, अपने बोतल भर के आएंगे घर से, अभी भी नहीं आ रहा है। अच्छा, जब जैसे जैसे मैं ये करना शुरू करूंगा, वैसे वैसे पता क्या होगा? यस, कृति एकदम फुल समझ रही है। वैसे क्या होगा, स्टूडेंट कम होना शुरू हो जाए, क्यों? बाकी इंक्वायरी के लिए आएंगे, तुमको देखिए नीचे बैठे हुए ना भाई, हमको एडमिशन लेना नहीं है, बस तो मेरा बिजनेस आने वाले टाइम में बंद हो जाएगा। ये सब चीजें कैसे पता चलेगी कि ये होने वाला है या होगा? तो कोई बता ही नहीं रहा था, ना ये चीज प्रॉफिट लॉस ने बताई, ना ये चीज बैलेंस शीट ने बताई, ना जनरल एंट्री ने बताई, तो कोई बता ही नहीं रहा है। तो हम ये चीज कैसे पता चलेंगे कि जो कमा रहे हैं वो कमाना अलग है और पैसा आना अलग है? तो जो कमा रहे हैं, क्या उतना पैसा आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो पैसा हम कहां से लेके आ रहे हैं? अच्छा, मान लो पैसा आ भी रहा है, तो वो पैसा कहां पे डाल रहे हैं? अब ये सब कुछ कहां से पता चलेगा? लॉजिकली सोच के बताइए। वो तो ऐसे तो कोई ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता है, ना प्रॉफिट लॉस बोलता है, ना बैलेंस शीट बोलता है, ना अकाउंटिंग बोलता है, ना लेजर बोलता है, ना ट्रायल बैलेंस बोलता है, तो कोई समझाता ही नहीं है। ये समझाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब सपोज करते हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें एक कंपनी अपन कन्वर्ट करते हैं, तो मान लो ये मेरी कंपनी है जमोरा प्राइवेट लिमिटेड या जमोरा लिमिटेड मान लेते हैं, ठीक है? सपोज करना, कौन सी कंपनी अपनी? जमोरा प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी अपनी, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। अब मेरे क्या हुआ पता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने सेल दिखा दिया, जैसे यहाँ पे दिखाया था, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। अब मैं जाता हूँ इन्वेस्टर के पास में, इन्वेस्टर बोलते हैं व्हाट इज योर सेल्स? मैं बोलता हूँ लास्ट ईयर 24 लाख, दिस ईयर 36 लाख एंड नेक्स्ट ईयर में 48 लाख। व्हाट इज योर प्रॉफिट? शार्क टैंक इंडिया में, व्हाट इज योर प्रॉफिट? लास्ट ईयर प्रॉफिट अराउंड 14 लाख, दिस ईयर 23 lakhs एंड नेक्स्ट ईयर बिकम 40 lakhs। वाह क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? कितना चाहिए? मैंने बोला ज्यादा नहीं, 4 करोड़ दे दो। कैपिटल, मैंने बोला आधी कैपिटल ले लो। हाँ ठीक है, ओके ओके, फट से 4 करोड़ आ गए अपने पास में। अजय करो 4 करोड़ बनना, फिर क्या होगा? फिर वो जो दुख था, वो पीड़ा थी, वो बाहर आनी शुरू हो जाएगी, बेड से वो शुरू होना शुरू हो जाएंगी, और फिर शार्क टैंक वाला ऐसे असर पे हाथ रख के बोलेंगे ये क्या हो गया?
अब वो तो अब वो मेरी कंपनी में थोड़ी आके देख सकते कि रियल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो उसको पता ही नहीं है। क्योंकि अच्छा मैं डिविडेंड भी बांट रहा हूँ, डिविडेंड भी तो बांट सकता हूँ मैं। मान लो शार्क टैंक में मेरे लोग आ गए, तो डिविडेंड बांटना पड़ेगा क्योंकि ये भरोसा रहेंगे तो। और अभी 50% बेचा है, आने वाले टाइम में 37-40% और बेच देंगे और पैसा लेंगे। उनको कैसे पता चलेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं? तो दिमाग चला, मैंने बोला डिविडेंड बांटते हैं। क्या बांटते हैं? डिविडेंड तो बांट सकता हूँ क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट है। अरे भैया आपके पास प्रॉफिट है तो एंट्री होती है डिविडेंड की, पीएल अकाउंट, डेबिट टू डिविडेंड, डिविडेंड टू बैंक। मेरे पास पैसा नहीं है, दिमाग चला, लोन लिया। क्या लिया? लोन ले लिया अपन ने उधर से, बैंक से, किसी बैंक से पर्सनल लोन या बिजनेस लोन ले लिया वहां से, और उस लोन से बांट दिया डिविडेंड। शार्क तो और खुश, वाह वाह वाह, 100 रुपए डाले उसमें 20 रुपए तो डिविडेंड का मिल गया 1 साल के अंदर ही। अब लास्ट टाइम 50% लिया, इस बार मैं आया और पैसा चाहिए, 40% इक्विटी देता हूँ और आपको सेल करता हूँ चाहे तो और पैसा देता हूँ। बोला ये स्थल लो, ले लिया, खत्म। उसके बाद 2 साल बाद उनको पता चल जाएगा, अपन तो निकल गए ना भाई, अपन तो अपनी इक्विटी बेच दी, अपन तो निकल गए। अब तुम जानो और वो जाने। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? अब ये राइट डिसीजन कैसे लेंगे वो शार्क? उन्हें कैश फ्लो नहीं देखेगा वो लोग, तो राइट डिसीजन ले ही नहीं सकते। तो उनका भी वही हाल हो जाएगा जो लड़की वालों का हुआ था, बराबर ना। ये कितनी विंडो ड्रेसिंग नहीं है, ये सच्चाई थी। और ऐसे शादियां हो जाती है ये बनने के बाद, बराबर ना। मेरी भी शादी के लिए आए तो बोला क्या लड़की कैसी है, बोला आह वाह वाह, क्या करता है, बोला कोचिंग, अरे वाह वाह वाह, कितनी कोचिंग, 3-3 ब्रांच, ओह। ऑफिस में काम भी करता, हाँ पर्सनल ऑफिस भी, अरे वाह 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 वाह। ठीक है, शादी, लड़का देखना ही नहीं है, डन, हाथों हाथ डन, सब डन डन, शादी हो गई। वाइफ इधर आई, बोलती क्या ये क्या है? मैं बोला समझ जाओ। जो दिखाया वो क्या था, सब विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो विंडो ड्रेसिंग थोड़ी थी, हाँ तो था, देख लो। ठीक है, तो अब उनको तो समझ में आ गया ना कि भाई सीए इतना पैसा नहीं, ये नहीं। मुझे बोलती है घूमने चलते हैं, मैंने बोला घूमने चलना है, बोला हाँ ठीक है, कोई नहीं, गांव से आ रहे थे, उसको लगा फ्लाइट का टिकट किया होगा, मैं बिठाया ट्रेन में, उधर ही मुझे ऐसे देखे, तू तो बहुत पैसा कमाता था ना, मैंने बोला हाँ, अभी तो ट्रेन से एसी से लेके जा रहा हूँ। बोला मैं तो फ्लाइट का एक्सपेक्ट किया था, मैं ना इतना भी नहीं कमा रहा। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? सामने लोग क्या भाई एक्सपेक्ट कर रहे तो करने दो, अपने कौन सा बना किया, अपने से पूछा क्या? अपने से पूछा तो मैं बोलता, मुझे पूछा ही नहीं तो मैं क्या करूं? वो मेरा कैश फ्लो दिखा होता तो शायद डिसीजन कुछ और होता। उन्होंने गलती कर ली, मेरा कैश फ्लो दिखा तो मैं बोलता हूँ, मैं वाइफ को बहुत बोलता हूँ कभी, आपको ना मेरा कैश फ्लो दिखना चाहिए था पहले, मतलब बैंक स्टेटमेंट वगैरह चेक करते ना तो तुमको सच्चाई पता चलती। हाँ कि ना, मतलब जो एक्सपेक्टेशन होती है, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा भाई एकदम वो, ऐसा वो भी नहीं है भाई, सीईओ हो इतना तो कमाता ही हो, बट अरे 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 सुनो तो सही, पर मैं बोला वो जो एक्सपेक्टेशन थी तुम्हारी कि हर 7 दिन में फ्लाइट में घूमने जाएंगे इधर उधर, उतना नहीं कमाता हूँ भाई। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? अब उन्होंने क्या किया, थोड़ा हिसाब कैलकुलेशन गलत कर दिया। उन्होंने बोला लड़का एक पढ़ा है, एक लड़के फीस, सीए फाउंडेशन की फीस मान लो 40,000, इंटर की फीस 80,000 और फाइनल की फीस 1 लाख, मतलब एक बच्चा मतलब सके 2 लाख रुपए। ऐसे करके कितने बच्चे, मैंने बोल दिया था उस टाइम पे मेरे को 200 बच्चे होंगे टोटल मिला के 1 साल के। उन्होंने हिसाब वो कर लिया, 200 बच्चे इंटू 2 लाख, तो साल का 2 करोड़। 2 करोड़ है तो फिर क्या है, 1 करोड़ की सेविंग भी कर ली तो 1 करोड़ खर्च करने को हो गया, पैसा ही पैसा। वो चीजें होती नहीं है ना। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? मैं तो उनको वो क्लियर बोलता, मैं तुमने मुझसे पूछा था क्या? नहीं पूछा ना, बात खत्म। तुमने मुझे पूछा होता तो मैं कैश फ्लो देता, तुम देखते तो समझ जाते। क्या बोले, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ वैसे ये सब घटनाएं काल्पनिक थी तो आप दिल पे ना ले। मैं तो नहीं लेता भाई। हाँ चलो,
क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा होता है ना, मतलब जो मैंने अपने लिए एग्जांपल बनाया है वैसे लोगों के साथ हुआ है। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? इंडस्ट्री में अभी ऐसा होता है, वो भी होता है। तो अगर आपने कैश फ्लो नहीं पढ़ा तो आप ये गलती भी कर सकते हो। देयर इज अ वन कंपनी, लिस्टेड कंपनी कॉल्ड वेदांता, सुना है? वो फेमस है, क्यों फेमस है? एनीवन नोस? किसके लिए वो फेमस है वेदांता? नहीं, नॉट वरांडा है वो, वेदांता अलग है। वेदांता इज द बेसिकली स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वो लोग सुना है? वो फेमस इसके लिए कि वो डिविडेंड बहुत देती है, ओवर मतलब बहुत ज्यादा डिविडेंड देती है। अराउंड जैसे आपने 100 रुपए डाले तो ऑलमोस्ट आपको एक साल के अंदर 30 रुपए मिल जाता है डिविडेंड का, 28 से 30% का जो होता है रेट। फिर भी उसके शेयर का प्राइस अभी बढ़ गया है, अभी तो चलो उसकी हालत भी अच्छी हो गई है, बहुत सारी चीजें अच्छी हो गई है। बट आज से अगर 2 साल पहले की बात करूं तो उसका शेयर मिल रहा था सिर्फ 150 रुपए में, 180 रुपए में उसका शेयर प्राइस था, और डिविडेंड हाईएस्ट था। तो भी लोग म्यूचुअल फंड कंपनी उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। अगर उतना इन्वेस्ट कर रहे होते तो उसका प्राइस ज्यादा होता ना। तो इतना इन्वेस्ट नहीं करते, ऐसा क्यों हुआ होगा सोचो। उसका राइट, उसका कैश फ्लो नहीं था इतना, मतलब उसका सेल तो बहुत था, जैसे सेम मैंने बताया सेल तो बहुत था, बट उसके डेटर्स भी सामने खड़े हो रहे थे उतने को, तो वो कैश फ्लो नहीं मेंटेन कर पा रहा था। पर वो क्या करता था पता है, लोन लेके डिविडेंड बांटता था, डिवेंचर इशू कर लिया, उससे पैसा आया, फिर डिविडेंड बांट लिया। कर सकता है, अकाउंटिंग के हिसाब से कर सकता है। आप प्रॉफिट डिविडेंड बांटते हो प्रॉफिट में से, उसने डिवेंचर इशू किया, पैसा ले लिया, अब प्रॉफिट पड़ा है, प्रॉफिट से डिविडेंड बांट लिया, पेमेंट कर लिया, खत्म। प्रमोटर लोग की जानती होगी, प्रमोटर लोग फुल कमा रहे थे उसमें। फिर भी उसका शेयर का प्राइस जो है ना इतना हाई नहीं था। तो लोगों को करना चाहिए ना, फिर एफडी के बदले उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। एफडी में आप साल का 100 रुपए पे 7 रुपए कमा रहे हो, उस पर आप साल का 100 रुपए के ऊपर 30 रुपए कमा रहे होते, तो लोग नहीं ले रहे थे क्योंकि उनको पता था उसका कैश फ्लो इतना स्ट्रांग नहीं था उस टाइम पे। 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे उसका कैश फ्लो स्ट्रांग होना शुरू हुआ ना, उसका प्राइस बढ़ता गया। आज अराउंड शेयर का प्राइस 440 रुपए, ठीक है। बट आज भी उसका डिविडेंड हाई है, मतलब अराउंड 13-14% निकलता है, बराबर ना। तो ये सब गेम कैश फ्लो का होता है। तो ऐसा नहीं है कोई बंदा बहुत कमा रहा है मतलब बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो कमा भी अच्छा होना चाहिए और पैसा भी वहां से आना चाहिए। और किसी पर बहुत पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा है, आपको ये भी देखना वो पैसा कहां से लाया। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आ गया, आईफोन ले लिया, एक कार ले ली, रोलेक्स वॉच ले ली, तो लोग बोलेंगे वाह, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना। तो पैसा कहाँ से ले, वो भी देखो, कमा के लेके आया कि लोन पे लेके आया है? कौन बे, क्या वो विजय? ठीक है। तो इट डजन बोलते ना, इट डजन मीन कि वो अच्छा घूम रहा है, इसका मतलब वो सब उसने कमा के लाया होगा। कई बार लोग लोन लेके भी बहुत लेते हैं आजकल, देखो छपरी, वैसे छपरी जो होते हैं। तुम इसका नाम क्यों ले रहे हो? मैं तो बोला छपरी ड्यूक लेके घूमते हैं, पता है ना वो। इसके पास है ड्यूक? अच्छा, किसने? अच्छा विवेक, छोड़ो ना वो, अब इधर आओ ना, ठीक है। तो अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली देखो, आप देखो कि छपरी जैसे लोग होते हैं तो ड्यूक लेके घूमते हैं, आईफोन लेके घूमते हैं। तो अपन क्या सोचते हैं कि भाई वो छपरी है, वो अलग साइड की बात है। बट ड्यूक है, मोबाइल फोन है, आईफोन है, नया वाला लेटेस्ट वाला, मतलब मस्त कमा रहा होगा, बढ़िया होगा। बट अगर मान लो उसने वो पैसा लोन लेके लाया हो तो क्या बोले, समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब नहीं ना, क्या बोला, कुछ समझा? तो वो चीजें आपको कब पता चली, जब आप उसका कैश फ्लो देखोगे तभी आपको पता चलेगा। तभी आप बोल सकते हो कि हाँ ये पैसा जो बिजनेस में आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है। तो ये बेसिकली मोटा मोटी मतलब ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर वाई का आंसर आता है तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? अब उसको अपन 10 नाम दे दे, उससे 10 बेनिफिट काउंट करा दे, वो ये सब दे रखे, पर्पस वगैरह सब यहाँ पे दे रखे, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। अपना जो कैश फ्लो है ये क्या बोलता है, मैं पूरे अपने बिजनेस एक्टिविटी को 3 पार्ट में बांटता है। कितने पार्ट में बांटता है?
जो मेरा बिजनेस एक्टिविटी है उसको मैं 3 पार्ट में बांटेगा, मतलब मेरे पास जो भी पैसा आएगा जाएगा बस वो 3 वे से आ सकता है या जा सकता है, इसके अलावा कोई वे मेरे पास नहीं है। पहला वे है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है पहले वो समझ ले। जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है उससे जो पैसा आएगा जाएगा उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या बोलेंगे उसको? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो आपके फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट का पैसा आएगा जाएगा उसको अपन डाल देते हैं इन्वेस्टिंग में। और तीसरा है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसमें जो पैसा आपने लिया है रीपे करने के लिए, वापस देने के लिए, उस पर जो पैसा आया गया है वो अपन ले लेते हैं फाइनेंसिंग में, नहीं फाइनेंस का पैसा। बस ये 3 वे से मेरे बिजनेस में पैसा आ सकता है, इसके अलावा ना तो कोई सोर्स है ना कोई है कुछ और है, एप्लीकेशन होगा, कुछ नहीं होगा, बस 3 चीजों के अलावा कुछ नहीं है। तो कोई भी पैसा जो मेरे बिजनेस में आया है गया है इन 3 के अलावा नहीं हो सकता। क्या बोले, समझ में आया? पहला बिजनेस ऑपरेटिंग का। अब ऑपरेटिंग को साइड में कर लेते हैं, पहले पढ़ते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग मतलब 2 चीजें, फिक्स असेट एंड इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग मतलब जो पैसा हमने लिया वापस करने के लिए, अब इसमें लोन भी आ गया और शेयर्स भी आ गया, तो शेयर्स का पैसा भी वापस करना पड़ता है, तो लोन लिया, शेयर्स का पैसा, वो सब इसमें आ जाएगा फाइनेंसिंग में। क्या बोले, समझ में आया तुमको? अब तो जो इन्वेस्टिंग और जो फाइनेंसिंग नहीं, हम उसको प्यार से ऑपरेटिंग बोलते हैं। सिंपल है, ऑपरेटिंग का डेफिनेशन सिंपल है, जो अदर देन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग इज ऑपरेटिंग, तो जो बचा हुआ ऑपरेटिंग। अब तो इसको अपन ऐसे अपने हिसाब से अपन ऐसे ले सकते हैं, जो बिजनेस एक्टिविटी का जो पैसा आएगा जाएगा वो ऑपरेटिंग में होगा। बस ये 3 चीजों के अलावा कोई वे नहीं अपने पास पैसा आने का या निकालने का। ठीक है, चलो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कैश फॉर अ कंपनी। It involves the buying and selling of inventory, receipt from debtors, payment to creditors, and paying the expense. Number 2, investing. Cash changes as a result of buying and selling tangible, ठीक है, या intangibles जो assets होती है, या fixed asset जो होते हैं अपन बोलते हैं, और investment जो बोलते हैं उसका। और फाइनेंसिंग में जो अपन फाइनेंसिंग से पैसा लेते हैं या देते हैं वो सब यहाँ पे आते हैं, रीपेमेंट एंड टेकिंग ऑफ लोन्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। इसके अलावा कोई सोर्स, कोई तीसरा सोर्स है ही नहीं। तो जो भी मेरे बिजनेस में पूरे साल में पैसा आया गया है, उस पूरे आए गए पैसे को 3 पार्ट में आपको बांटना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग। स्टार्टिंग विद ऑपरेटिंग, मेन बिजनेस इनकम, फिर इन्वेस्टिंग एंड लास्ट में फाइनेंसिंग। अब पैसा कब कब, पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग की। ऑपरेटिंग में पैसा कब कब आता है? सोचो, मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑपरेटिंग में पैसा कब आएगा? सोचो, सेल्स में। बट कौन से सेल्स में पैसा आता है? कैश सेल्स में। कलेक्शन, क्रेडिट सेल में पैसा आता है? नहीं। बट वो कब आता है? जब वो रिकलेक्ट होगा कलेक्शन के टाइम पे, तो अपन ऐसा बोलेंगे कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का पैसा आएगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मतलब उस क्रेडिट सेल का पैसा। तो एक तो हो गया अपने पास में कैश सेल्स का पैसा, दूसरा क्या कौन सा हो गया? क्रेडिट सेल का, बट वो उसको नाम से बोलते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ये पैसा आया, अब पैसा जाएगा कहाँ पे? परचेज। कौन सा परचेज? कैश परचेज में पैसा आता है, क्रेडिट में नहीं जाता है, सीधी बात है। बट वो कब जाएगा? जब पेमेंट करेंगे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, वो तो पैसा जाएगा तो वो ले लेंगे। इसके अलावा जो खर्चे करते हैं, रेंट, एडमिन एक्सपेंस, जो भी आपने पेमेंट किया है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो बस ये इतनी चीजें आएगी ऑपरेटिंग में। इसमें आएगी मनी रिसीव फ्रॉम सेल्स, मनी रिसीव फ्रॉम अदर इनकम, ठीक है। आउटफ्लो में मनी पेड फॉर स्टॉक, मनी पेड फॉर एक्सपेंसेस, मनी पेड फॉर टैक्सेस। अच्छा, इनकम टैक्स किसके ऊपर पे करते हो? टैक्स किसके ऊपर पे करते हो? इनकम के ऊपर। और अगर ऑपरेटिंग इनकम, बिजनेस इनकम है, तो उसका जो टैक्स पे किया है, जिसे हम नॉर्मल इनकम टैक्स बोलते हैं, वो कहाँ पे आ जाएगा? ऑपरेटिंग में, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग में पैसा कब आएगा? जब आपने असेट बेचा, या जो इन्वेस्टमेंट था वो बेचा, या फिर एफडी वगैरह मैच्योर हुई, तब पैसा आता है। पैसा कब जाएगा? परचेज किया फिक्स असेट, या इन्वेस्टमेंट परचेज किया, या एफडी बनाई, तो पैसा गया, तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा। फाइनेंसिंग में पैसा कब आएगा? जब आपने लोन लिया या शेयर्स इशू किया तो पैसा आया, और जब इनको रीपे किया पैसा गया। रीपेमेंट ऑफ लोन, बायबैक ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो पैसा गया। बस, तो इस तरह से जो भी पैसा आएगा हम उसको 3 पार्ट में बांट देंगे। क्या बोले, समझ में आया तुमको? ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हाई कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कैसे बनाने का वो देख लेते हैं। तो जो फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, पहले वो देखेंगे, फिर आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैंने बोला वो 3 एक्टिविटी में अपने कैश फ्लो को बांटना है।
ठीक है, इसमें अपन एक तो लिखेंगे पर्टिकुलर, ठीक है, फिर लिखेंगे अमाउंट। अमाउंट के दो कॉलम बनाएंगे, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम, ठीक। इस तरह से ये फॉर्मेट होगा। और हेडिंग डालेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी रहेगा तुम्हारा वो वाला हेडिंग भी आ जाएगा, हेडिंग भी डाल देते हैं। कंपनी का नाम आ जाएगा ऊपर। तो फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो कुछ इस तरह का रहेगा। ठीक है, तो पहला आएगा फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो, उसमें फिर कंपनी का नाम आ गया, फिर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, फिर पर्टिकुलर रुपीज रुपीज। अब इसमें नीचे लिखना शुरू करना है, पहले इतना करो चलो। टाइम पूरे पेज पे मारना, बहुत सारी चीजें आएगी। बात नहीं, चलो हो गया। अब अपन में इसमें तीन चीजों की बात करेंगे, तो तीन हेडिंग बनाएंगे। फर्स्ट इज योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
चलो हो गया। क्या आएगा सबसे पहले, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसमें ऑपरेटिंग वाला लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वो इस सिस्टमेटिक बेसिस से, पहले पैसे आने की बात करेंगे फिर जाने की बात करेंगे। पहले इनफ्लो, सबसे पहले लिखेंगे कैश सेल्स। लिखो कैश सेल्स, कैश सेल्स इधर कॉलम में लिखना, ठीक है। अमाउंट के कैश सेल्स लिखा आपने। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। जितना बोलो उतना ही लिखना है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये भी इधर कॉलम में ही आएगा। जब तक मैं आउटर कॉलम बोलता हूँ तब तक आपको आउटर कॉलम में लिखना नहीं है, ठीक है, इनर कॉलम में लिखना है। अमाउंट की बात कर रहा हूँ। अब कैश सेल्स हो गया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो गया। अब थर्ड लिखिए ट्रेड कमीशन रिसिव्ड। ट्रेड कमीशन रिसिव्ड, ट्रेड कमीशन रिसिव्ड, ठीक है। अगर कमीशन है बट वो ट्रेड वाला है, मतलब आपको बार बार मिलता रहता है, आप उसी बेस पे काम कर रहे हो, तो ट्रेड कमीशन रिसिव्ड। फोर्थ में आप लिखेंगे रॉयल्टीज रिसीव। रॉयल्टीज, रॉयल्टीज भी नॉर्मली क्या होता है, हर साल मिलती है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ मेन इनकम मानते हैं। रॉयल्टीज रिसीव, ठीक है। अब दूसरे कलर का पेन है तो बढ़िया बात है, वरना इसी पेन से लिखना है तो बढ़िया बात है, उससे लिखना। इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड, ठीक है। ये हो गया सब इनफ्लो की बात है। अब नीचे माइनस में लिखेंगे, ये सब प्लस में था, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, माइनस में लिखेंगे, आउटफ्लो की बात करेंगे। हाँ नहीं, आउटफ्लो अभी नहीं लिखना है, सब ईंधन में चलेगा। अब लिखेंगे माइनस करेंगे, उधर छोटा सा माइनस लिख देना। अब माइनस की बात करें, ठीक है। कैश परचेजेस, ठीक है, इनर कॉलम में एक्स डाल देना, माइनस में, नेगेटिव में। उसके बाद में क्रेडिट परचेज तो होता नहीं है, तो उसके बाद लिखेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स। लिखो पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब खर्चे जो होते हैं, ठीक है, जैसे सैलरी, रेंट, एक लिख देते हैं, लिखो सैलरी स्लैश रेंट स्लैश कमीशन एक्सेट्रा पेड। ये जो आपने खर्चे पे किए वो हो जाएंगे, मतलब जो खर्चे आपके बिजनेस के होते हैं वो सब आप यहाँ पे लिख दोगे, जो जो खर्चे होते हैं, ठीक है। अब जो आएगा आउटर कॉलम में नहीं लिखोगे, इनर कॉलम में लिखोगे, बट लाइन मार के ऐसा लिखेंगे, मतलब उसका जो रिजल्ट आएगा उसको लिखेंगे। इसे बोलते हैं नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। जो आएगा उसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अभी भी ये इनर कॉलम में ही आएगा अमाउंट। अब इसमें से माइनस करेंगे, दूसरा कलर का पेन यूज करना, इनकम टैक्स पेड, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब जो इसमें से माइनस करोगे उसे बोलते हैं इनकम टैक्स पेड। अब जो आएगा उसे आउटर कॉलम में लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, और उसको प्यार से बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या बोलेंगे उसको, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नीचे नेक्स्ट लाइन में लिख, उधर लिखा तो भी चलेगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो। तो आपके आउटर कॉलम भी है कि अमाउंट आया होगा ऑपरेटिंग वाला, बराबर ना। बस वो इसी तरह इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का भी एक ही आएगा, तो 3 आउटर कॉलम हो जाएंगे बस। चलो अब ये पहला एक्टिविटी का हो गया खत्म, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये पहला हो गया। ये हो गया ए वाला पॉइंट, ठीक है, इसमें आपने ये सब कुछ लिखा है इधर। अभी एक लाइन छोड़ के नीचे लिखेंगे बी, उसमें लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हेडिंग आएगा, मतलब ये हेडिंग हो गया। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, अंडरलाइन करो और उसके नीचे लिखना शुरू करो। अब बताओ इन्वेस्टमेंट में पैसा कब आता है, जब बेचते हैं,
लिखो अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट स्लैश फिक्स असेट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट स्लैश फिक्स। ठीक है, या तो इन्वेस्टमेंट बेचा या फिक्स असेट बेचा तो पैसा आया। इसके नीचे लिखेंगे इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट किया आपने। तो कोई भी जैसे इंटरेस्ट इनकम क्या होती है, डिविडेंड रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, अच्छा तो नीचे लिख दो ब्रैकेट में इंटरेस्ट रिसीव्ड स्लैश डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड स्लैश डिविडेंड रिसीव, ये उसका एग्जांपल हो गया एक तरह क्या इनकम होता है उसके। ठीक है, ये हो गया इन की बात कर ली। अब आउट की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइम लिखिए माइनस ये परचेज ऑफ फिक्स असेट स्लैश इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ फिक्स असेट स्लैश इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ फिक्स असेट स्लैश इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आपने परचेज ऑफ फिक्स असेट किया है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉरी कोई इन्वेस्टमेंट फिक्स असेट परचेज तो यहाँ पे आ जाएगा। अब जो आंसर आएगा उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे, वही कैश नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आउटर कॉलम में आ जाएगा ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये तो दो आउटर कॉलम हो गए अभी तक। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, डन। अभी थर्ड कुछ लिखा आपने, थर्ड वाला आएगा सी वाला, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऐसा लिखा आपने। अब इसके अंदर लिखते हैं, पहले पैसा लाने की बात करते हैं। पैसा कब आएगा, लोन टेकन। ठीक है, तो लिख दो लोन टेकन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखिए इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स स्लैश डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स स्लैश डिबेंचर्स। कोई भी शेयर इशू किया है, डिबेंचर इशू किया, दोनों में पैसा आता है। ठीक है, अब पैसे जाने की बात करते हैं। ये इन कॉलम में होगा, अभी भी इन कॉलम में लिखोगे पैसा जाएगा। क्या जाएगा पैसा, नहीं पहले आराम से, पहले मेन पहले रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन माइनस कीजिए रीपेमेंट ऑफ लोन, लिख दिया आपने, और माइनस कीजिए बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक शेयर्स। ठीक है, बायबैक रिडम्पशन एक ही होता है तो आप एक लिख दो चलेगा। अब इसके ऊपर कुछ पे किया हो, जैसे इंटरेस्ट पे किया है या डिविडेंड पे किया है, तो लिखो माइनस इंटरेस्ट पेड स्लैश डिविडेंड पेड। तो अमाउंट आप डायरेक्ट अमाउंट ही लिखना है, तो लिखो इंटरेस्ट पेड स्लैश डिविडेंड पेड। ठीक है, अभी आउटर कॉलम में आ जाएगा जो मैं इसको बोले कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीन एक्टिविटी तुम्हारी हो गई। तीन एक्टिविटी हुई है तुम्हारी अभी तक, तीन आउटर कॉलम दिख रहे होंगे बराबर ना। तीनों का टोटल मारेंगे इधर, ऐसा तीनों का टोटल मारेंगे। इसको बोलेंगे अपन नेट इंक्रीज या डिक्रीज स्लैश डिक्रीज, नेट इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ऐसा लिखना है आपने। अब इसमें ये मतलब तुम्हारे पूरे साल में इतना पैसा ये तो आया या गया, तीनों एक्टिविटी का नेट मिला के,
समझ में आया? पूरे साल में ओवरऑल बिजनेस में इतना पैसा तो आया है गया है, तीनों का नेट मार दिया, आया गया नेट मारा, इतना भैया तो गया या आया। अब इसमें ऐड कर लो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आउटर कॉलम में ही इसमें ऐड कर लेंगे। तो अब जो मिलेगा आंसर क्लोजिंग मिल जाएगा, तो इसे लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड ऑफ द ईयर। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिया, उसमें फिर ऐड कर लिया, तो अब जो आंसर अगर लाइन ना खींच के उसको लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ये था फॉर्मेट, अभी कुछ डिस्कशन करना बाकी है। चलो अभी मैं कुछ इनकम और कुछ एक्सपेंस का डिस्कशन करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। कई बार मुझे कुछ चीजों पे इनकम मिलेगी और कुछ चीजों पे एक्सपेंस होंगे। अब वो कहाँ का पार्ट होगा, इसके लिए आपकी इसको मेन एक्टिविटी देखना पड़ेगा, अगर वो आइटम डिपेंडेंट है तो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंटरेस्ट की बात करूं तो दो चीज हो सकती है, तो इंटरेस्ट मिल सकता है या देना पड़ सकता है। अब आप कंफ्यूज हो गए, सर मिलना या देना, पता नहीं कौन से दोनों में इंटरेस्ट आता था, पता नहीं किसने क्या था। आपको ये समझना है इंटरेस्ट मिलता कब है, मुझे बताओ। जब अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडी बनाते हैं या कुछ करते तो एफडी इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, तो उसको जो इंटरेस्ट मिला है वो भी किसका पार्ट होगा, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड मिला, डिविडेंड कब मिलता है, जब इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो इन्वेस्टमेंट आ गया तो उसका ये भी आ गया। बट इंटरेस्ट पेड किया है, पेड क्या इन्वेस्टमेंट करके इंटरेस्ट पे हम पेड करते हैं, नहीं, वो लोन्स पे करते हैं। डिविडेंड हम अगर शेयर हमने इशू किया हो तो पे करते हैं, तो क्योंकि उनका सोर्स जो है वो फाइनेंसिंग है, तो ये भी क्या होगा बेटा, फाइनेंसिंग। अब अगर मान लो मैंने लोन के ऊपर इंटरेस्ट कमाया है, बट वो लोन मैंने अपने एम्प्लॉय को दिया था, अब क्योंकि ये एम्प्लॉय को लोन दिया हुआ है तो सीधी बात है आपने अपने बिजनेस के रिलेशन को मेंटेन करने के लिए लोन दिया होगा, तो ये बिजनेस का रिलेशन मेंटेन करने के लिए होता है। तो जो लोन टू एम्प्लॉय है, क्योंकि ये एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये जो एक्टिविटी होगी, पता है कौन सी एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टिंग नहीं, ऑपरेटिंग होगी। तो इसके ऊपर जो इनकम मिला है वो भी कौन सा होगा, ऑपरेटिंग। अगर मैंने अपनी सब्सिडी कंपनी को लोन दिया है, उस पर इंटरेस्ट कमाया, सब्सिडी कंपनी इज द इन्वेस्टमेंट, तो उसको जो दिया उसके ऊपर जो कमाया वो भी कौन सा होगा, इन्वेस्टिंग। क्या बोला, समझ में आया? इसी तरह से मान लो मुझे कुछ इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया, अब मेरा स्टॉक जला है और उसका पैसा मुझे मिला है, तो स्टॉक इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग, तो उस पर जो पैसा मिला है वो भी कौन सा होगा, ऑपरेटिंग। बट मेरी असेट जल के मुझे पैसा मिला है, फिक्स असेट जली है, फिक्स असेट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, तो उस पर जो इंश्योरेंस क्लेम मिला है वो भी कौन सा होगा, इन्वेस्टिंग। समझ में आया? मतलब कई बार अपने को सोर्स देखना पड़ेगा, उसके ऊपर अगर वो इनकम या एक्सपेंस जो भी डिपेंडेंट है तो ध्यान रखना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे सारा मामला क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्या है। चलो भैया, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इंटेलिजेंट लिमिटेड, अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। नॉन फाइनेंशियल मतलब वो बैंकिंग बिजनेस नहीं करती है, ठीक है। तो अगर मेरा कंपनी बैंकिंग बिजनेस करता होगा तो इंटरेस्ट इज द मेन इनकम, वो ऑपरेटिंग में आएगी, ध्यान रखना। ये नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब नॉर्मल कंपनी है। इंटेलिजेंट लिमिटेड नॉन फाइनेंशियल कंपनी हैज द फॉलोइंग एंट्री इन दिस बैंक अकाउंट, इट हैज sought your advice on the treatment of the same for the preparing the cash flow statement. First, loan and advance given to the following and interest earned on them to supplier. मुझे बता, सप्लायर को लोन दिया है, सप्लायर कौन सी एक्टिविटी होता है, सप्लायर ने क्रेडिटर रे, ऑपरेटिंग, उसको लोन दिया इंटरेस्ट कमाया तो कौन सी एक्टिविटी का, ऑपरेटिंग। एम्प्लॉय को लोन दिया है उस पर कमाया, ऑपरेटिंग, क्लियर है। पर सब्सिडी कंपनी को दिया है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। समझ में आया तुमको? नंबर 2, इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडी कंपनी एंड डिविडेंड रिसीव, ये तो खुद ही बोल रहा है इन्वेस्टमेंट होगी। डिविडेंड पेड,
फाइनेंसिंग, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेड उस पर किया है, इन्वेस्टिंग। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर, ऑपरेटिंग। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव अगेंस्ट द लॉस ऑफ फिक्स एसेट बाय फायर, इन्वेस्टिंग। बस क्या मजा आया क्या? एनीवेज, जो भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने पढ़ा होगा, AS5 जिसने पढ़ा है उनको पता होगा, तो भी ऐसा गेन या लॉस होता है, लॉस बाय फायर पे, तो उसको अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं। तो आएगा तो उधर ही, बट एज अ हेडिंग अपन देंगे उसको, क्या देंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या देंगे उसको? आएगा उसी एक्टिविटी में, ऊपर हेडिंग डालना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की। देख लो आंसर, कुछ डाउट है तो बताओ। समझा आपको? पक्की बात है? आगे बढ़े। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर रहे हैं अपन। बुक लाए हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चल रहे तो लेके आए होंगे ना वो। कौन कौन लेके नहीं आए? महापुरुष कौन है? तुम क्या लेके आए हो? इतनी कितनी भारी थी रे? एक तो बुक है बेचारी। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, नहीं लाया, तुम्हारी गलती। देखो यहां से देखो, द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश अकाउंट। अगर आपको कैश फ्लो बनाने का बोले और कैश बुक दे रखी है, तो तुम्हारे मुंह में लड्डू है खुश हो जाने का। ठीक है, चलो। सबसे पहले आपको दे रखा है ओपनिंग बैलेंस कैश का, फिर दे रखा है पैसा आया, और फिर दे रखा है पैसा गया। पहले पैसा आया की बात करते हैं। रिसीव फ्रॉम कस्टमर, बताओ कौन सी एक्टिविटी होगी ये? इश्यू ऑफ शेयर से पैसा आया, सेल ऑफ फिक्स एसेट से आया, ये पैसा आने की बात होगी। अब पैसा जाने की बात करेंगे। पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पेमेंट फॉर ओवरहेड्स, वेजेस एंड सैलरी, टैक्सेशन ऑपरेटिंग में आएगा बट अलग से आएगा, वो नीचे दिखाते अपन। डिविडेंड, आधा लोग इन्वेस्टिंग बोल रहे थे, अरे वाह। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस है, वो तो लास्ट। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो लास्ट में आता है, तो उनको तो साइड में रखो। तो मुझे बताओ, सिर्फ अपने को ना इनको हेडिंग वाइज डालने का है, ठीक है? अरे हाँ कि ना। सबसे पहले तो फॉर्मेट आएगा, फॉर्मेट में आप लिखोगे जो भी कंपनी का नाम है दे रखा, तो बढ़िया बात है, अपना लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, फिर पर्टिकुलर अमाउंट बराबर ना, लिखो, बनाओ। कंपनी का नाम है हिल लिमिटेड, नीचे दे रखा है कंपनी का नाम हिल लिमिटेड। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, पर्टिकुलर अमाउंट, दो कॉलम अमाउंट के आएंगे।
हो गया फॉर्मेटिंग। सबसे पहले हेडिंग डालोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखो कैसे लिखना है, पहले रिसीव फिर पेमेंट, बट ऑपरेटिंग वाला साथ में आएगा। सबसे पहले लिखेंगे रिसीव फ्रॉम कस्टमर, लिखो रिसीव फ्रॉम कस्टमर। बोला आगे नहीं चलने, देखो रिसीव फ्रॉम कस्टमर 2783 लिखा आपने, पहले हेडिंग डाल दिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लिख दो रिसीव फ्रॉम कस्टमर 2783 लिखा। अब पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट में सबसे पहले लिखेंगे पेमेंट टू सप्लायर, लिखिए नेक्स्ट टाइम लिखिए पेमेंट टू सप्लायर 2047, पेमेंट टू सप्लायर 2047 लिखा आपने। फिर आप लिखेंगे पेमेंट फॉर ओवरहेड्स 115, पेमेंट फॉर ओवरहेड्स माइनस में लिखेंगे 115। फिर लिखेंगे वेजेस एंड सैलरीज पेड 69, वेजेस एंड सैलरी पेड 69 लिखा यहां तक। अब जो आएगा इसे अपन प्यार से बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, टोटलिंग कर लो 552। इसमें से आप माइनस होंगे इनकम टैक्स पेड, से माइनस होंगे इनकम टैक्स पेड, से माइनस करोगे इनकम टैक्स पेड 243। अब जो आएगा उसे आउटर कॉलम में लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 309, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 309। लिख दिया आपने। अब दूसरी हेडिंग है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसमें कोई पैसा आया क्या, आया है, तो पहले आने की बाद एंट्री पास करेंगे सेल ऑफ फिक्स असेट, तो लिखेंगे अमाउंट रिसीव ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डाला हेडिंग सबने। अब लिखेंगे अमाउंट रिसीव ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट 128, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट 128 लिखा आपने। अब पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट में क्या आएगा बताओ, इन्वेस्टिंग में पेमेंट फॉर पीपीई, तो लिखो पीपीई परचेज। पेमेंट फॉर पीपीई का मतलब होता है पीपीई परचेज किया, तो परचेज ऑफ पीपीई या पीपीई परचेज, कोई भी ना, वर्डिंग में इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना पीपीई परचेज किया है 230 का, तो 128 में से 230 चला गया 108 102, आउटर कॉलम में आएगा लेकिन किंतु परंतु नेगेटिव आ रहा है। सो यू हैव टू वर्ड लाइक दिस नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इस तरह से वर्ड यूज करना नेगेटिव आए तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। तो जो पॉजिटिव आएगा तो नॉर्मली लिखो कैश फ्लो फ्रॉम दिस एक्टिविटी, और नेगेटिव आएगा तो कैश नेट कैश यूज्ड इन दिस एक्टिविटी। ऐसा देख लो, ये इन्होंने ऊपर नीचे लिखा, आप एक ही फॉर्मेट फॉलो करना है, बार बार चेंज नहीं करना है। पहले इनकमिंग नीचे आउटगोइंग नेट करके बाहर लिखेंगे, ठीक है। अब थर्ड हेडिंग आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब पहले पैसा आने की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स, तो लिखो अमाउंट रिसीव ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, या डायरेक्ट लिख दो इश्यू ऑफ शेयर्स तो भी चलेगा। अमाउंट रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स 300 लिख दिया। अब जाने की बात करते हैं भाई, क्या कहाँ पे जाएगा, तो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन करिए, माइनस रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन
माइनस करेंगे रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 250 माइनस किया। उसके बाद में नेक्स्ट माइनस करेंगे डिविडेंड पेड 80, डिविडेंड पेड 80, तो 30 नेगेटिव में आ रहा है, तो अगेन यू हैव टू यूज द वर्ड नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लिखा आपने? तो 3 आउटर कॉलम हो गए, देख लो अभी तक आपके, ठीक है। पहला 309, फिर -102, फिर -30, नेट करो। तो एक लाइन खींच के नेक्स्ट टाइम लिखेंगे नेट इंक्रीज हो रहा है, बराबर ना, पॉजिटिव आंसर आया है, तो आप देखो नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड या ऑफ द ईयर, जो भी है, कितना 35, 177 प्लस 35 इज इक्वल टू 212, जो क्लोजिंग बैलेंस से मैच हो गया। चलो हो गया। अब देखो आप बोलोगे सर ये तो एक तरह से कैश बुक जैसे हमने तो लिखा है, बट दिस इज नॉट अ कैश बुक। आपको समझना पड़ेगा, कैश बुक में जब हम लिखते हैं ना, तो हम सीधा जो जो पैसा आया, जो जो पैसा है, सब साथ में लिखते हैं। बट जब हम कैश फ्लो में लिखते हैं तो हम सिस्टमेटिक वे से लिखते हैं। इससे कैसा डिसीजन में हेल्प होगा, कैसे? जैसे आप देखिए, इसने बिजनेस रन करके खर्चे निकाल के अपने बिजनेस से 309 रुपए कमाए। थाउजेंड में बात करें तो इंटू 1000 कर लो, कितना होता है 3,09,000। तो इसने बिजनेस से खर्चे निकालने के बाद, पेमेंट करने के बाद भी इसके पास में कितना बच गया बिजनेस रन करने से? 3,09,000। अब इस 3,09,000 में से 1,02,000 तो इसने इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, इन्वेस्टमेंट फिक्स असर वगैरह 25 की। तो बढ़िया बिजनेस कर रहा भैया, आप पैसा कमा रहे हो, बचा रहे हो खर्च करने के बाद में, और उससे आप फिक्स असेट या इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप लोगों को भी रीपे कर रहे हो, या जिन लोगों ने पैसा दिया उनको वापस कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया बात है। तो आप इससे डिसीजन ले सकते हो कि ये बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहा है। हाँ, अगर ये नेगेटिव होता, मान लो ये नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता, मान लो ये या ये, तो ये बहुत घटिया बिजनेस कर रहा होता, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं बिजनेस चलाने के लिए, तो आप ये पैसा यहां से लेके आ रहे हो, ताकि बिजनेस बहुत जल्दी नैया डूबने वाली है। तो ऐसा चलता रहा 1-2 साल, तो आप बहुत जल्दी डूब जाओगे। क्या बोला, समझ में आया? तो ये आपको कैश फ्लो से पता चला है, बाकी किसी से पता नहीं चलता। अरे हाँ कि ना? ठीक है, तो इसे आप ले सकते हो। आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सही है गलत है क्या है, ये हो गया तुम्हारा। अब करेंगे तुम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3। चलो फटाफट, 5 मिनट है तुम्हारे पास में, 5 मिनट में करना है, इधर से देख के कर लो। और कुछ कोई ना, तो कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, कुछ बोलेगा। आपको सिर्फ 5 मिनट है, तो तुम्हारे पास में टाइम 5:18 हुआ है। उससे पहले मुझे चाहिए 5:23 से पहले चाहिए। नहीं है, जो यही है बस, नीचे कुछ है ही नहीं। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट। तो नहीं किया उसको पेनल्टी लूंगा मैं। अरे अरे, वो डाउट आया तो क्वेश्चन भी नहीं पूछना, वो बाद में बात करेंगे। ये आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए।
जल्दी करो, 1 मिनट होने को आ गया। बात नहीं, बात किया नहीं और इधर से मैं कुछ फेंकूंगा उसके ऊपर, फिर बोलना मत सर हमको मारा। और पड़ोसी में नहीं दिखना है, इधर है सामने क्वेश्चन। तो है वो इतना ही है। एक मिनट हो चुका है। नाउ यू हैव ओनली 4 मिनट रिमेनिंग। सर सर अरे बात बात नहीं, आवाज नहीं, मुंह से आवाज आनी चाहिए, मुंह में से आवाज नहीं। जल्दी जल्दी। 2 मिनट हो चुके हैं, हो गए तो आंखें बंद रहे हो जाएगा। मैं कुछ भी बोलूं तुमको नहीं बोलना कुछ। और हो जाए तो चुपचाप बैठना, चिल्ला चिल्ला मत बोलना मेरा हो गया मेरा हो गया। दो मिनट हो गए, लास्ट 3 मिनट रिमेनिंग। बात नहीं। नहीं बोलना। एक और मिनट हो चुका है, लास्ट 2 मिनट में अभी खत्म किया, ऐसा टाइम मेरे को 5। तुम्हारा उधर लास्ट 1 मिनट है, 1 मिनट भी नहीं है वो, 10 सेकंड बचे। जल्दी जल्दी जल्दी। मैं 23 होते ही सबके हाथ एंड छोड़ देने चाहिए। तो 23 4 5 6 27 28 29। दो लोग बीच में बोले हैं, दोनों कुछ कुछ ऐसा है कुछ। बस आज ऊपर सब लोग, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर सब लोग, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। हाँ अभी कितने लोगों के नहीं हुए खड़े हो जाए, तो नहीं हुआ खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। आप लोग अपने आंखों का इलाज
इलाज कर, पता है क्यों? अब इनमें से कितने लोगों ने ऑपरेटिंग किया हुआ है? तो सब लोगों ने किया। क्वेश्चन पहले पढ़े, अननेसेसरी। अरे बैठे नहीं बोल रहा हूं। देखो लोग क्या कर रहे हैं, कान जा रही थी ऑपरेटिंग में 5 चीज आती थी, 3 मिनट के अंदर हो सकता था। तुम देख रहे हो कि क्या अननेसेसरी तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो एग्जाम में। मैंने हमेशा बोला जब भी क्वेश्चन कर रहे हो हमेशा पहले ये चेक करना है क्या रिक्वायर पार्ट है। बैठ जाओ। ये एग्जाम में कुछ रहता है, लोगों ने 8 मिनट खराब की इसके पीछे पेपर छोड़ गया। आपने पढ़ा ही नहीं, क्या पूछा है? तो बाद में देखो। चलो, तो अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, पता नहीं आप क्या कर रहे हो। अब ये सोचो, सपोज करो तुमको एग्जाम में पेपर तुम दे रहे हो, ठीक है? लास्ट 3, 4 या 5 मिनट तुम्हारे पास में, लास्ट 5 मिनट जो बेल बजती है टिंग, लास्ट 5 मिनट वो है तुम्हारे पास में, और तुम ये क्वेश्चन कर रहे हो और एक और क्वेश्चन कोई है थोड़ा बहुत जो तुमको आता है, थोड़ा बहुत या पूरा आता है वो बचे है, और तुम ये करने चले गए। अब सपोज ना सोचना ऐसा कि अगर तुमने ये क्वेश्चन अटेंड किया और पूरा लिख के आ गए, और जैसे टाइम हुआ मैंने खींच ली, जो लोग खड़े हुए थे वो सोचना, और तुमको एग्जाम में मार्क्स आते हैं 39। कितने मार्क्स आते हैं तुमको? 39। क्या खुद को माफ कर पाओगे कभी? क्यों? ये एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में तुमने वो क्वेश्चन छोड़ दिया। वो लिखा होता तो 1-2 मार्क्स तो मिल जाता, पास हो जाते। हमेशा ध्यान में रखो, हमेशा क्वेश्चन का जैसे क्वेश्चन अगर पहला रिक्वायर पार्ट ही पढ़ने का है, क्या पूछा 2 बार पढ़ो क्वेश्चन, और रिक्वायर पार्ट हमेशा 2 बार पढ़ो। जब तक रिक्वायर पार्ट तुम नहीं करते हो, और ये जो मैंने हड़बड़ी की ना, ये एग्जाम में तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारी स्पीड जो थी वो 2 सेकंड, मतलब 10 सेकंड, किसी 20 सेकंड, किसी 1 मिनट ऐसे ही कम होगी। पता है किसकी वजह से? हड़बड़ी की वजह से। एग्जाम में तो इससे भी ज्यादा होगा। ऐसा आज प्रेशर फील हुआ कि नहीं हुआ? ये प्रेशर हैंडल करना ही सीखना है तुमको। और सीए इंटर का सबसे बड़ा प्रेशर यही है, टाइम मैनेजमेंट। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं अभी भी लिख के देता हूँ तुमको, बहुत कुछ फेवर में आएगा, बहुत कुछ। तुमको ऐसा लगेगा सारा सब आ रहा है, पर जब तुम करने बैठोगे ना, तुम उसके 60 या 70 मार्क्स तक पहुंच पाओगे। अगर तुमने अपनी इंप्रूवमेंट नहीं किया, नई चीजें बढ़ाई है, सब किया, तो ये से जस्ट नॉट कि आप रीड मार रहे हो, पढ़ रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो पढ़ रहे हो वो तो है ही है, साथ में ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रेशर झेलना सीख लो। क्या बोला, समझ में आया तुमको? प्रेशर झेलना सीखना पड़ेगा तुमको। ये अभी तो मैं बोल रहा था, उस टाइम में तुम्हारा माइंड में चलेगा। मैं नहीं बोलूंगा, तुम्हारा खुद की आवाज बोली, अरे ये क्वेश्चन बाकी है, अरे ये क्वेश्चन बाकी है, इसके पीछे ये क्वेश्चन करना, ये ऐसा। फिर मैं थोड़ी बोलेगा, फिर तो तुम्हारे अंदर से तुम खुद इनर कॉलम से आवाज आएगी तुम्हारे इनर कॉलम। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? सोचा आपने 2 इनर कॉलम, आउटर कॉलम। आउटर कॉलम तब पहुंचे जब इनर कॉलम खत्म करोगे। क्या बोला, समझ में आया तुमको? तो आप ये प्रेशर झेलना सीख लो, और अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो पूछा ही नहीं है वो लिख के कैसा कर ली थी इसने, वो ऑपरेटिंग तो मैं देख रहा था। मैं इन्वेस्टिंग कर रही है, फाइनेंसिंग कर रही है, ये तो बात ना सामने ही होता है, हम ध्यान नहीं देते। इसने देख लिया और ये बोल भी दी मैंने, अब 2 लोग ध्यान दे दिया तो रुक जाएंगे फिर उधर ही। क्या मतलब रहता मेरा इतना मेहनत करने का? हाँ, 100 रुपए राजू। 100 रुपए राजू, क्या खिलाएगा? अरे माँ, सीधा सीधा एकदम, क्या बेल खिला देना तू मुझे, ठीक है? तो तू क्या खिलाएगी साक्षी?
पालघर से क्या लेके आएगी वो बता। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 3। उसके बाद में रुको, इलस्ट्रेशन नंबर 9 सेम है। बताओ इसमें क्या बनाओगे, ऑपरेटिंग करोगे पूरा करोगे? क्वेश्चन दिए ना सामने। ऑपरेटिंग तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग पूरा। अच्छा पूरा में वो नेट डिक्रीज तक बनाऊंगी कि उसके नीचे कैश ओपनिंग क्लोजिंग कैश बैलेंस भी ऐड करूंगी। यहाँ पे बोला है कैश इक्विवेलेंट नहीं है, नेट इंक्रीज डिक्रीज तक बनाओगे, फिर गलत बोल दिया। इसने ऐसा बोला कैश इक्विवेलेंस नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कैश नहीं है, दिख रहा है ना ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ठीक है, तो ये होमवर्क रहेगा, लिख दो इलस्ट्रेशन नंबर 9 होमवर्क।